किसान वीरां नूं सत श्री अकाल। सिद्धू डेयरी फार्म शेरों अज असीं तुहानूं जिहड़ी वीडियो शूट करी है वो गर्मियां दी फार्म दी मैनेजमेंट के उपर है। मैं किसान वीरां नूं बेनती करूं भी ये वीडियो नूं एंड तक सुनना ते देखना है। ये जे तुसीं वीडियो नूं चंगी तरह सुन लोगे तो 95% गारंटी है भी तुसीं आपदे फार्म की मैनेजमेंट आप कर सकोगे। तुहानूं किसी की हैल्प लैण की लोड़ नहीं पैनी। ये वीडियो दे विच कल्ला कल्ला नुकता तुहाडे नाल डॉक्टर साहब साझा करनगे। हुण तुहानूं बेनती है भी एक तां जिहड़ा साडा चैनल है सिद्धू डेयरी फार्म शेरों इहनूं सबसक्राइब करो ते वध तों वध वीडियो नूं शेयर करो ताकि अपने सारे किसान वीरां दा फायदा हो सके। देखो जी वीडियो। थैंक यू वेरी मच प्रितपाल जी। और सभी लोगों को हैप्पी समर। समर स्टार्ट हो गया है। थोड़ी थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो गई है, पड़ने लगी है, लगने लगा है कि हाँ गर्मी आ रही हैं और शायद इस बार गर्मियाँ बहुत अच्छे से आएंगी, ऐसा अभी से महसूस होने लग गया है। तो गर्मी में सबसे बड़ी समस्या जो है वो हम अभी बात करेंगे कि हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ड्राई हीट है या वेट हीट है। दो तरह की गर्मी होती है। एक होती है ड्राई हीट। ड्राई हीट मतलब केवल टेम्परेचर बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ेगी। उसमें हमको ज्यादा समस्या नहीं है। मतलब अप्रैल मई ये जो महीना है इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमको नहीं आने वाली है। यदि हम बहुत थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट कर लेंगे तो काम हमारा हो जाना है। उसके बाद जो असली पीरियड शुरू होता है जुलाई अगस्त सितंबर वाला, जिसमें गर्मी टेम्परेचर भी हाई रहता है और साथ साथ ह्यूमिडिटी हाई रहती है, वो हम सबके लिए एक बड़ा समस्या वाला खतरनाक टाइम होता है। तो सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस होते हैं समर में, जिसकी हम बात कर रहे हैं हीट स्ट्रेस की, उसके कारण जो चैलेंजेस होते हैं वो फैट एसएनएफ लो हो जाता है, जिसके बारे में अभी आगे मैं प्रितपाल जी जो आप लोग को बताएंगे। रूमेन एसिडोसिस हो जाती है, लेमनेस हो जाता है, हीट स्ट्रेस, एनवायरमेंटल मेस्टाइटिस हो जाती है, फर्टिलिटी कम हो जाती है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज एफएमडी के आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं इस सीजन में। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने एफएमडी की वैक्सीन कर ली होगी। जो भूल गया है, जिसने नहीं करी है, वो कृपया करके कर ले। साल में 3 बार एफएमडी वैक्सीन का प्लान जरूर रखो, बहुत जरूरी है। तो उसके अलावा बाकी वैक्सीन तो करनी है। अब हीट स्ट्रेस की जहां हम बात करते हैं तो एक्चुअल हीट स्ट्रेस है क्या, हम पहले ये समझें कि हीट स्ट्रेस आता कब है। देखिए, एक होता है थर्मो न्यूट्रल जोन जिसको हम बोलते हैं, जहां पर एनिमल सबसे ज्यादा कंफर्ट रहता है। चाहे ह्यूमन हो, चाहे एनिमल हो, कोई भी लाइफ हो, वो सबसे कंफर्ट, हमारा भी एक कंफर्ट जोन है। हम देखते हैं कि यदि 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो और लगभग 30 से 35% के आसपास की ह्यूमिडिटी हो तो हम लोग काफी कंफर्ट रहते हैं। यदि एसी का टेम्परेचर हम बहुत ज्यादा 20, 21, 22 कर देते हैं तो हमको थोड़ा सा चिलिंगनेस फील होने लगती है, थोड़ी ठंड फील होने लगती है। और वही टेम्परेचर बाहर का जैसे ज्यादा हो जाए तो हमको गर्मी महसूस होने लगती है। तो जब हीट बढ़ेगी तो हम अपने थर्मोन्यूट्रल जोन से आगे बढ़ते हैं, और जब हीट कम होगी तो हम अपने कोल्ड स्ट्रेस की तरफ बढ़ जाते हैं। तो दोनों स्ट्रेस है, कोल्ड स्ट्रेस भी एनिमल के लिए घातक है और हीट स्ट्रेस भी एनिमल के लिए घातक है। इस चीज से हम लोग बचे हुए हैं, पर्टिकुलरली इंडिया, टेम्परेट कंट्री जो है वो इस चीज से बची हुई है कि हमारे यहाँ कोल्ड स्ट्रेस की संभावनाएं बहुत कम रहती है, नगण्य रहती है। लेकिन हीट स्ट्रेस की संभावनाएं पूरी पूरी रहती हैं। आगे जब हम बात करेंगे तब देखेंगे कि हीट स्ट्रेस कितना खतरनाक हमारे लिए रहता है। गाय के दो तरीके होते हैं, एक हीट लेने के और हीट देने के। हीट स्ट्रेस, इन दोनों के बीच का ही डिफरेंस है। यदि हम बात करें कि हीट स्ट्रेस एक्चुअल क्या है, तो हीट स्ट्रेस है वही कि एनिमल जितनी एनर्जी ले रहा है और जितनी एनर्जी बाहर निकाल रहा है, हीट निकाल लेना और हीट बाहर निकालना, इनके बीच का जो डिफरेंस है, यदि वो उसने ले ज्यादा ली, निकाल कम पाया, तो हीट स्ट्रेस है। यही चीज है। अब वो लेता कहां से, सन से डायरेक्ट ले लेगा, कन्वेक्शन के थ्रू। कन्वेक्शन एक सिस्टम होता है, रेडिएशन एक सिस्टम होता है, ये आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा फिजिक्स में या कहीं पर भी। तो उसके थ्रू एनिमल ऊपर से हीट लेता है, नीचे ग्राउंड से, क्योंकि मैक्सिमम जो एरिया रहता है वो कॉन्क्रीट एरिया रहता है और कंक्रीट काफी गर्म हो जाता है। तो नीचे ग्राउंड से अपने हूप्स के थ्रू, अपने पैरों के थ्रू भी एनिमल हीट लेता है, अपने अंदर लेता है। और यही वो जगह है जहां से वो हीट डेसिपेट करता है। इसके अलावा हीट डेसिपेट करता है वो अपने लंग्स से। लंग्स से जब हीट डेसिपेट करता है तो उस समय आप देखते होंगे सलाइवेशन बढ़ जाता है, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है और एनिमल पेंटिंग करने लगता है, यानी हाँफने लगता है। तब जाकर के वो अपना टेम्परेचर को मेंटेन करके कोशिश करता है कि अपना थर्मो न्यूट्रल जोन जो है वहां पर आने की। अब इस पूरे हीट स्ट्रेस को समझने के लिए हमको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टीएचआई। टीएचआई जो होता है वो थर्मल ह्यूमिडिटी इंडेक्स। देखिए, आप लोग को सब कुछ को मैं एक सलाह देना चाहता हूं, आप लोग के फार्म पे जिन पर लगा हुआ है बहुत अच्छी बात है, जहां नहीं लगा हुआ अपने फार्म पे एक थर्मामीटर जरूर लगाएं।
और थर्मामीटर लगाएं, दो तरह के थर्मामीटर, एक तो नॉर्मल थर्मामीटर आता है जो डिजिटली जो दिखाता रहता है, एक थर्मामीटर आता है वेट एंड ड्राई थर्मामीटर। आप वो वेट एंड ड्राई थर्मामीटर लगाएं, और जब वेट थर्मामीटर रहता है उसके नीचे में एक पानी भरने का रहता है, उसमें पानी भर के रखें, तो वो आपको दिखा देगा दोनों की टेम्परेचर कितना आ रहा है। टीडी जो है वो टेम्परेचर है ड्राई थर्मामीटर का, टीडब्ल्यू जो है वो है टेम्परेचर वेट थर्मामीटर का, और टीएचआई निकालने का फार्मूला ये दिया हुआ है। अब टीएचआई यदि आप अपने फॉर्म पर निकालते हैं कितना है, तो इसके बाद कहानी आती है कि टीएचआई का फायदा क्या है, नुकसान क्या, क्यों निकालें। तो सर ये देखिए, ये है टीएचआई फॉर डेयरी काउ। आप जो ब्लू कलर देख रहे हैं, ये एरिया है जहां पर एनिमल नो स्ट्रेस जोन में रहता है, जहां पर एनिमल को कोई हीट स्ट्रेस नहीं आता है। हरा वाला देख रहे हैं वहां मॉडरेट हीट स्ट्रेस, मतलब थोड़ा सा समस्या उसकी हीट स्ट्रेस के कारण उत्पन्न होती है। पीला वाला देख रहे हैं वहां सीवियर हीट स्ट्रेस, मतलब यहां पर तो फिर सारा काम खत्म होने वाला रहता है। और रेड भगवान ना करे कहीं आ गया तो फिर तो कुछ बचे ही नहीं हमारे हाथ में, काऊ डेड हो जाती है उस एरिया में। हमारी कोशिश रहनी चाहिए, देखिए हम जिस जोन में रह रहे हैं, टेम्परेट जोन में रह रहे हैं, जो हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, उसके हिसाब से हम ये नीले वाले एरिया को समर में मेंटेन कर पाए, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाता। तो मोस्टली हम जो है वो मॉडरेट जोन में ही चलते रहते हैं। तो हमने कोशिश करनी है, यदि टेम्परेचर मान लीजिए 34, 35, 36 से ऊपर चला जा रहा है, तो हमने करना है कोशिश की टेम्परेचर को डाउन करने की। टेम्परेचर को डाउन करने के लिए क्या करना है, इवेपोरेटिव कूलिंग करनी है, स्प्रिंकलर लगाना है, पंखे चलाना है, एयर वेंटिलेशन करना है, ये सारी चीजें हमने करनी है। और साथ ही साथ हमने कोशिश क्या करनी है, अब देखिए यदि पंखे चलाओगे, इवेपोरेटिव कूलिंग करोगे, तो ह्यूमिडिटी बढ़ती चली जाएगी, डबल नुकसान होता रहेगा। एक तरफ आप टेम्परेचर को डाउन करोगे, लेकिन ह्यूमिडिटी आप यहां देख रहे होंगे, यदि ये ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है, देखिए 90% ह्यूमिडिटी हो गई, लेकिन टेम्परेचर 26 है, तो आप देखेंगे टीएचआई 75 के आसपास आ गया, मतलब ये भी नुकसान है। तो आपने इन दोनों से लड़ना है, कैसे लड़ना है वो हम आपसे बात करेंगे। अब होता क्या है, यदि 72 डिग्री से नीचे में टीएचआई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एनिमल एकदम बढ़िया रहता है, कंफर्ट रहता है। 72 से 72 से 80 के बीच में यदि टीएचआई पहुंचता है, जो हमने कैलकुलेशन किया उस कैलकुलेशन के हिसाब से, तो आप मान के चलिए कि थोड़ा सा एनिमल जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है अपने आप को, शेड की तरफ जाने की कोशिश करता है, पानी ड्रिंकिंग रिक्वायरमेंट उसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, और मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर में बहुत थोड़ा सा इफेक्ट आता है, जो अभी इस सीजन में आ रहा है। इसके बाद यदि जब वो 80 से 90 के बीच में चला जाता है, तो आप मान के चलिए सलाइवा प्रोडक्शन उसका स्टार्ट हो जाता है। अब वो ज्यादा क्यों 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 ज्यादा सलाइवा प्रोडक्शन करता है, हम आगे बताएंगे। तो उसमें क्या होता है, उसका रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज हो जाता है। अब रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो गया, सलाइवेशन बढ़ गया, फीड इंटेक उस समय उसका डाउन हो जाता है। फीड इंटेक जब डाउन हो गया तो डेफिनेटली मिल्क प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाता है। और जब 90 से 98 की रेंज में पहुंच गया, तो उसके बाद में काऊ कंप्लीटली डिस्कंफर्ट वाली कंडीशन में चला जाता है। वहां पर एनिमल बहुत बुरी तरीके से पेंटिंग करने लगता है, सलाइवा कंटिन्यूअस ड्रूलिंग सलाइवा हो जाता है, नाक से पूरा निकलने लगता है, और वो कंडीशन हमारे लिए एनिमल को बचाने वाली बहुत 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 मुश्किल हो जाती है। तो उस थर्मोन्यूट्रल जोन से नीचे में हमको रेगुलर रहना है। जो मैंने बताया, हीट गेन और हीट लॉस, जो हीट ली और जो हीट इवेपोरेट की, इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज हीट स्ट्रेस ओनली। हीट स्ट्रेस के साइन क्या है, कब हम माने कि एनिमल की हीट स्ट्रेस में आ गया है, यदि उसका बॉडी टेम्परेचर 103 के ऊपर जा रहा है, यदि उसकी पेंटिंग रेट जो है, उसकी सांस लेने की जो रेट है वो 80 से ऊपर चली जा रही है, उसकी एक्टिविटी कम हो गई है, या उसका पानी का इंटेक, वाटर इंटेक बार बार वो पानी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, या बार बार वो छांव में जाने की कोशिश कर रहा है। फीड इंटेक, यहां ये इंपॉर्टेंट है, ड्राई मैटर इंटेक, यदि फीड इंटेक उससे 10 से 15% तक, अभी कई जगह पे ये समस्या आई कि कुछ लोगों का फीड इंटेक कम हुआ, करीब 7-8%, 10%, तो उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ कोई बीमारी आ गई। बीमारी कोई नहीं आई, ये हीट स्ट्रेस के कारण है। 15% से यदि नीचे ड्राई मैटर इंटेक जाएगा, तब आपने सोचना है कि कोई डिजीज की आहट है, कोई डिजीज आने वाली है, तब तक आप इसको केवल और केवल हीट स्ट्रेस का ही मानिए, और 10 से 20% तक भी मिल्क प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाएगा। अब होता क्या है, देखिए ये चार्ट के जरिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, यदि फीड इंटेक जो है उस पर क्या इफेक्ट आता है, ड्राई मैटर इंटेक कम हो जाता है। ड्राई मैटर इंटेक कम होगा तो क्या होगा, एनिमल नेगेटिव एनर्जी में चला जाएगा, नेगेटिव एनर्जी में जाएगा तो अल्टीमेटली मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा। वही एनिमल क्या करता है, सॉर्टिंग करने लगता है। सॉर्टिंग करने लगता है मतलब फॉरेज को अलग करने लगता है, यानी कि साइलेज है, पट्टे जितने हैं उनको अलग करने लगता है, और कॉन्सेंट्रेट को अलग करने लगता है, और चुन चुन के कॉन्सेंट्रेट खाने लगता है। जो कॉन्सेंट्रेट खाने के कारण, सॉर्टिंग के कारण क्या होता है, एसिडोसिस बढ़ जाता है। अब एसिडोसिस बढ़ेगा तो क्या होगा, डेफिनेटली आपको पता है लेमिनाइटिस बढ़ जाएगा, लेमनेस बढ़ जाएगा, और लेमनेस बढ़ेगा अल्टीमेटली फिर वापस मिल्क प्रोडक्शन पे आ गए। बिहेवियरल चेंजेस में क्या होता है, एनिमल वेंटिलेशन की तरफ देखने लगता है। एनिमल को चाहिए हवा का प्रवाह, हवा एक जगह से दूसरी जगह, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर चाहिए उस समय, तो वो वेंटिलेशन की तरफ देना, ज्यादा से ज्यादा समय वो खड़े रहने की कोशिश करता है। और स्वेटिंग, उससे पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें स्वेट ग्लैंड बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए पसीना निकलने की जो मात्रा रहती है वो बहुत कम होती है।
इन सारी चीजों का इफेक्ट क्या हो जाता है कि बॉडी की एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। यदि हम बहुत लंबे समय तक खड़े रहेंगे तो हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। अब लेकिन फीड इंटेक तो उधर कम था, यहां तो ड्राई मैटर इंटेक कम हो गया, एनर्जी नेगेटिव एनर्जी में तो बेचारा पहले ही आ चुका है, एनर्जी की डिमांड और बड़ी हुई है, तो अल्टीमेट क्या होगा? अल्टीमेट ये होगा कि मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। कहीं ना कहीं एनर्जी को शिफ्ट करेगा, जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए लगानी थी वो एनर्जी लगा देगा वो अपना हीट स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। और सेम यदि हम थोड़ा सा अंदर एनिमल के अंदर क्या हो रहा है वो देखने की कोशिश करें, तो जो मेटाबॉलिक एडाप्टेशन होगा उसमें क्या होगा? इंसुलिन सीक्रेशन बढ़ जाएगा। इंसुलिन सीक्रेशन बढ़ेगा तो क्या करेगा? फैट मोबिलाइजेशन कम हो जाएगा। जो फैट जो एडिपोज टिश्यू में या जो बाहर में जो फैट जमा हुआ था, वो फैट से एनर्जी लेना कम हो जाएगा, ग्लूकोज का मोबिलाइजेशन बढ़ जाएगा, ग्लूकोज से एनर्जी लेना ज्यादा हो जाएगा। गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, हमको हीट स्ट्रेस आता है तो हम लोग ग्लूकोज घोल के पीने लगते हैं। सेम स्थिति एनिमल के साथ भी होती है। ग्लूकोज घोल के भी हम इसलिए पीने लगते हैं कि हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इसलिए हमारी ग्लूकोज की डिमांड बढ़ जाती है। ग्लूकोज की यदि डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा? ड्राई मैटर इंटेक कम है, उधर से ग्लूकोज वैसे ही हमको कम मिल रहा है, लैक्टोज सिंथेसिस डाउन हो जाएगी और अल्टीमेटली मिल्क प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाएगा। ये सारी फिनोमेना होती है जो हीट स्ट्रेस में किस कारण से मिल्क प्रोडक्शन डाउन होता है, ये समझने के लिए जरूरी है। इन चीजों को यदि हमने मैनेज कर लिया, मतलब हम हीट स्ट्रेस को काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए रिसर्च हुई थी, उस रिसर्च का ये है कि कितने परसेंट तक ड्राई मैटर इंटेक इसमें कम होता है। तो लगभग लगभग आप मान के चलिए 10 से 15% तक ड्राई मैटर इंटेक कम हो जाता है यदि 80 के 60 से 70 80 के आसपास में टीएचआई पहुंच जाता है। मिल्क प्रोडक्शन देखिए, ड्राई मैटर इंटेक कम होगा तो डेफिनेटली मिल्क प्रोडक्शन कम होगा। यहां पर एक रिसर्च हुई थी, उस रिसर्च का एक छोटा सा रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं कि अलग अलग गाय में क्या होता है। यदि हम बात करें जेबू कैटल की, जो अपनी देसी कैटल है या गिर है या साहिवाल है, यहाँ 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाने पर ही प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन एचएफ है, जर्सी है, ब्राउन स्विस है, ये 24 डिग्री 27 डिग्री के बाद में प्रॉब्लम स्टार्ट कर देते हैं, यानी इनका थर्मोन्यूट्रल जोन 24 से 27 डिग्री रहता है। मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट की बात करी सॉरी, रिप्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट आता है इसका? देखिए सबसे बड़ी चीज, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे ईस्ट्रस की जो लेंथ, ईस्ट्रस पीरियड की जो लेंथ है वो कम होती चली जाएगी। तो जो आज की डेट में हम ये मान के चलिए कि जैसे सुबह एनिमल हीट में आता है और शाम को एआई करते हैं, या शाम को हीट में आता है सुबह एआई करते हैं, वो जब हम एआई करने जाएंगे तब तक पता चला उसका ईस्ट्रस खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ डिक्रीज हो गई। तो एक बड़ा प्रैक्टिकल सजेशन है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाए वैसे वैसे एआई करने का टाइम कम करते जाइए। आप यदि 12 घंटे या 14 घंटे में या 16 घंटे में एआई कर रहे हैं, आप उस टाइम को रिड्यूस करके 10 घंटे और 8 घंटे कर लीजिए। जब गर्मी टीएचआई 80 के आसपास, टीएचआई जो हमने बात करी थी वो 80 के आसपास पहुंच जाता है, तो आप 6 घंटे के अंदर अंदर एआई करना शुरू कर दीजिए, आपको रिजल्ट ठीक ठाक मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरा क्या होता है कि जो फॉलिकल्स की ग्रोथ है, फॉलिकुलर्स का जो डेवलपमेंट है वो कम हो जाता है और अर्ली एम्ब्रॉयनिक डेथ के चांसेस बढ़ जाता है। अर्ली एम्ब्रॉयनिक डेथ का जब 30-35 दिन से पहले का जो एम्ब्रॉय बना रहता है वो वॉश आउट हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है, तो वो अर्ली एम्ब्रॉयनिक डेथ या ईडी जिसको हम बोलते हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, ये फीटल ग्रोथ के ऊपर भी यदि आपने ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, मतलब मेरे से ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व आप लोगों ने चीज की होगी कि गर्मी का बच्चा और सर्दी के बच्चे में दोनों में वेट डिफरेंस बहुत होता है। यदि कोई काविंग गर्मी में होती है तो बच्चा छोटा होता है, कोई काविंग यदि विंटर के टाइम में होती है तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी आती है, बच्चा बड़ा होता है। ये बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रेस ही होता है, ये सारी चीजें। अब हम इसको मिनिमाइज कैसे करें, इस इफेक्ट को कम से कम कैसे करें? खत्म नहीं कर सकते, हमको पता है हम नहीं कर सकते खत्म, जीरो। यदि मैं बोलूं कि हीट स्ट्रेस को जीरो कर सकते हैं तो कहना बेवकूफी होगी, कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम उस जोन में रह रहे हैं जहां पॉसिबल नहीं है। लोगों ने इस हीट स्ट्रेस को कम करने के लिए, कई लोगों ने, जो पोल्ट्री वाले लोग थे, इवन हम भी पोल्ट्री वाले थे, मैं भी आईबी ग्रुप से रिलेटेड हूं तो मैं भी पोल्ट्री वाला था, हमने भी शुरुआत करी थी, हमने भी लगाया था। हमने जैसे पोल्ट्री के अंदर एनवायरमेंटल कंट्रोल शेड होते हैं, वैसे ही एनवायरमेंटल कंट्रोल शेड हमने एनिमल के लिए बनाए, डेयरी के लिए बनाए, और उसमें बुरी तरीके से फेल हुए। क्यों? क्योंकि वहां अमोनिया इतनी ज्यादा जमा हो गई कि उसको निकाल ही नहीं पाए और बहुत ज्यादा नुकसान उठाया। तो वो भी हमारे यहाँ काम नहीं करते। हमारे यहाँ काम करेगा यदि हम किसी तरीके से क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम लगाएं। क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम क्या होता है? जैसे ये पूरा शेड है तो इसके इस तरफ पूरे पंखे होते हैं, एग्जॉस्ट फैन के दीवार के ऊपर में, जो पूरी हवा को बाहर फेंकते हैं, और ये वाली दीवार के ऊपर में पूरे में कूलिंग पैड्स होते हैं। ये यहाँ की एयर को लेते हैं और डिस्प्लेस करके इस एयर को बाहर फेंकते हैं, और अंदर में जो फैन रहते हैं वो एयर डिस्प्लेसमेंट फैन होते हैं, जो हवा को एक जगह से दूसरी जगह घुमाते हैं। बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए हम लोग यहाँ पर करते नहीं है उस चीज को। दूसरा है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। पहला हाउसिंग फैसिलिटी मैनेजमेंट, जिसके बारे में बात कर रहा था, दूसरा है फीडिंग मैनेजमेंट। इन दो चीजों से ही हम हीट स्ट्रेस के इफेक्ट को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं।
हाउसिंग में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, उसके लिए हाइट बहुत अच्छी होना चाहिए। पंजाब में ऑलमोस्ट सबके पास हाइट बहुत अच्छी है। और एक चीज है, जैसे हम कलर शीट यूज करते हैं, तो यदि कलर शीट यदि यूज करते हैं, यदि हम अंदर की साइड में व्हाइट कलर या चूना से या किसी और से यदि पेंटिंग कर दें, तो उसका भी इफेक्ट हमको लगभग 1 से 2 डिग्री का इफेक्ट मिलता है। कुछ बबल सीट्स आती हैं, कुछ एनवायरो टफ शीट आती है जो नीचे में लगाई जाती हैं, उनका शायद उतना अच्छा इफेक्ट नहीं मिलता, या उतना इफेक्ट मिलेगा जितना व्हाइट करने का इफेक्ट मिलेगा। तो यदि हम व्हाइट भी कर देते हैं तो हमको लगभग उतना ही इफेक्ट मिल जाता है। सबसे सस्ते खर्चे में व्हाइट हो सकता है। स्पेस, काऊ को स्पेस बहुत ज्यादा देना है। यदि ओवर क्राउडिंग है आपके शेड में, तो उस ओवर क्राउडिंग को कम करिए, पर्टिकुलरली फॉर समर सीजन के लिए। और नंबर ऑफ वाटर ट्रफ, मतलब पानी पीने की जो जगह है वो आप बहुत से ज्यादा बढ़ाइए, वो इंपॉर्टेंट है। और पानी जहां पर यदि बाहर में कहीं पानी है तो वो शेड के अंदर होना चाहिए। और छोटे बच्चों के लिए भी पानी की बहुतायत में आवश्यकता होती है, इसलिए उनके लिए भी पानी होना चाहिए। पानी के लिए मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूं आपको, कि कोई भी एनिमल को हम पूछते हैं कि वाटर ट्रप कहाँ होना चाहिए, पानी का कोटना जो बनाते हैं वो कहाँ होना चाहिए। एक एनिमल 25 फीट के अंदर अंदर में चाहता है कि मुझे पानी मिल जाए। आदमी के लिए ये 7 से 8 फीट होता है। मतलब मेरी 8 फीट की पहुंच में यदि पानी है, मुझे प्यास लगेगा तो मैं जाके पी लूंगा। उससे ज्यादा की रेंज में पानी रखा हुआ है तो मैं टालता जाऊंगा, 1 घंटा 2 घंटा, जब तक मैं टाल सकूंगा। सेम एनिमल का है। यदि गाय के 25 फीट के डिफरेंस पर पानी है, तो वो कभी भी जब उसको प्यास लगेगी, जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जिस समय रिक्वायरमेंट होगी, उस समय जाके वो पी लेगी। और 25 फीट से यदि दूर है पानी का सोर्स, तो वो टालेगा अपने आप को एनिमल। यदि एनिमल यहां खड़ा हुआ है, वो देखेगा यार बहुत दूर है यार, पानी नहीं पीता भी, और थोड़ी देर बाद देखेंगे, और थोड़ी देर बाद, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद जो उसको दिन भर में पानी पीना था, वो पानी पीना कम हो जाएगा उसका। उसकी मान लीजिए 200 से 250 लीटर की रिक्वायरमेंट थी, वो पानी उसने मान लो 150 लीटर या 120 लीटर पिया, और दूध में 80% तो पानी है। तो दूध में पानी कम आएगा, पानी कम आएगा मतलब मिल्क प्रोडक्शन कम आएगा। तो इसलिए भी मिल्क प्रोडक्शन डाउन होता है। तो पानी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज होती है कूलिंग ऑफ डेयरी काउ। डेयरी काउ की कूलिंग कैसे करें? यदि मान लीजिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो आप मैनुअल कूलिंग करो। कूलिंग सिस्टम से भी लगा सकते हैं, लगाइए, लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों के लगा हुआ है। इवापोरेटिव कूलिंग हाउस जो है वो सबसे अच्छे होते हैं, बट थोड़े से एक्सपेंसिव है, जो मैं बता रहा था। दो चीज यहां समझने की है, और मैं बार बार बोलता हूं और हर बार बोलता हूं, और आप लोग समझिए इसको, यदि कोई करे तो बहुत अच्छी बात है। दो तरह का कूलिंग चाहिए। एक कूलिंग चाहिए फीड एरिया पर, जहां एनिमल खाना खाता है। एक एनिमल सॉरी, एक गाय जो 40 लीटर दूध देती है, 30 से 40 लीटर दूध देने वाली और 650 किलो वजन की गाय, जब फीड खाती है तो उसके मुंह से जो एनर्जी निकलती है वो लगभग 1000 वाट के बल्ब के बराबर की एनर्जी निकलती है। उस समय उस एनर्जी को कम करने के लिए, उस एनर्जी के इफेक्ट को कम करने के लिए उसको चाहिए इवापोरेटिव कूलिंग। इवापोरेटिव कूलिंग क्या होती है? इवापोरेटिव कूलिंग होती है बॉडी के ऊपर में पानी को गिराना और उससे पानी को उड़ाना। तो वहां पर हमको चाहिए इस टाइप के पंखे, बॉक्स फैन जो आप लोग लगाते हैं उसको बॉक्स फैन बोलते हैं, जो बड़े वाले पंखे लगाते हैं आप, लाल ब्लेड वाले पंखे लगाते हैं, वो बॉक्स फैन कहलाते हैं। वहां पर चाहिए हमको बॉक्स फैन जो फोर्स्ड एयर डाले, फोर्स्ड वेंटिलेशन करे, लगभग 8 से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चले। लेकिन ये हवा चले कब? जब पानी गिर जाए, उसके बाद उस पानी को इवापोरेट करें। तो इवापोरेटिव कूलिंग सेम वैसे ही, जैसा नहाने के बाद यदि हम पंखे के नीचे खड़े हो जाते हैं तो हमको थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट आता है, सेम वही कूलिंग इफेक्ट इन एनिमल को देना है। जब वहां पर एनिमल ठंडा होगा फीड एले पर, तो एनिमल ज्यादा खाएगा। कई लोग क्या कर रहे हैं, अभी पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं कि एक कूलिंग एरिया बना दे रहे हैं, कूलिंग पैन बना दे रहे हैं अपने पार्लर के पास में, और दिन में 4 बार वो एनिमल को वहां लेके जा रहे हैं। गलत है सर। आप जितनी बार एनिमल को वहां लेके जाओगे, वहां क्या मिल रहा है एनिमल को? कुछ भी नहीं मिल रहा, केवल ठंडा कराने के लिए ले जा रहे हो। ठंडा कराने के लिए यदि मैं आपको बोलूं कि इस ऑडिटोरियम से वो दूसरे ऑडिटोरियम तक अपने को जाना है सर, वहां पे 10 मिनट अपन ठंडी हवा खा के आते हैं, क्या फायदा होगा सर? आपका स्टैंडिंग टाइम बढ़ जाएगा, आपकी लेमनेस की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आप जाना भी पसंद नहीं करोगे। हम गाय को जबरदस्ती लेके जा रहे हैं वहां, तो केवल तब ले जाओ जब दूध निकालना है, और ठंडा भी केवल तब करो जब दूध निकालना है। वहां आपने ठंडा करना है फीड टेबल के ऊपर। हम यदि यहाँ खाना खाने के लिए बैठे हैं और पसीना निकल रहा हो, हमको खाने में मजा नहीं आएगा। हमको यहाँ एयर कंडीशन लगा दिया जाए, बढ़िया बैठ करके खिलाया जाए, हम बहुत अच्छे से खाएंगे। सेम गाय को जहाँ खाने की जगह है वहां पर उसको इवेपोरेटिव कूलिंग दीजिए, वहां उसको बहुत अच्छी कूलिंग दीजिए, तो एनिमल का ड्राई मैटर इंटेक बढ़ेगा। और डेफिनेटली आप सब जानते हैं जितना ज्यादा खाएगा उतना ही दूध देगा। जो उसका रेस्टिंग स्पेस है, जहां बैठने का स्पेस है, वहां पर आप कोशिश करें कि इस टाइप के पंखे लगाएं। ये पंखे कहलाते हैं HVLS, हाई वेलोसिटी लो स्पीड फैन। ये क्या करते हैं? एयर डिस्प्लेस्ड करते हैं, एक जगह से एयर को उठा करके दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह डालते हैं, जिसके कारण आपको ब्रीज का अनुभव होता है। ब्रीज मतलब जैसे बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही हो,
अपन शाम के टाइम यदि बैठते हैं तो उस समय जो हवा चलती है, ये लगभग वैसा इफेक्ट होता है। आपने देखा होगा यदि आप गायों को आप बांध के रखते हैं, मतलब ब्लॉक करके रखते हैं शेड के अंदर में गर्मियों में, आप खोल दीजिए, काफी एनिमल आप देखेंगे कि बाहर जाके बैठ रहे हैं, भले ही धूप है तब भी वो बाहर जाके बैठना पसंद करते हैं धूप में। क्यों बैठना पसंद कर रहे हैं वहां? क्योंकि वहां ब्रीज है, वहां एयर चल रही है, एयर फ्लो बहुत अच्छा है। जब सांस कम आए, जब सांस थोड़ी सी अटके, हमको सर्दी खांसी जुकाम यदि हो जाए, तो हम चाहते हैं कि थोड़ी हवा मिलती रहे हमको, लेकिन हमारे चेहरे पर फोर्स्ड एयर नहीं चाहिए। यदि अब गर्मी लग रही है और मेरे यहाँ पर एक पंखा लगा दिया जाए और बहुत पूरी ताकत से चला दिया जाए, तो मैं अपने आप को अनकंफर्ट फील करूंगा। लेकिन यही एक बड़ा पंखा लगा करके एक हल्की सी हवा दे दी जाए तो मैं बहुत कंफर्ट फील करूंगा। सेम वही चीज है कि रेस्टिंग स्पेस पर इस टाइप के फैन, HVLS फैन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट की बात करें कि न्यूट्रिशनली क्या मैनेज करना चाहिए, पानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। पानी गर्मियों में 50% यदि 80 के आसपास में THI पहुंच गया तो आप मान के चलिए कि एनिमल की वाटर रिक्वायरमेंट 50% बढ़ गई है। मतलब वो जो नॉर्मल जितना पानी पी रहा था उससे 50% पानी ज्यादा पीना चाहता है वो, और आपको उससे ज्यादा पानी देना पड़ेगा। आप सर्दियों जैसा ही पानी उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। राशन फार्मुलेशन की यदि बात करें तो कोशिश करें, जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं 2-3, वो कोशिश करें कि उसको मैनेज करने की कोशिश करें। यहाँ पर 2 बड़े छोटे से पॉइंट दे रहा हूँ। नॉर्मली फीड इंग्रेडिएंट वो चुनें जिन फीड इंग्रेडिएंट के साथ में लो एनर्जी हीट कंबशन जिनका ज्यादा हो, अच्छा हो, जो कम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बाईपास फैट वगैरह, उसका आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट जो चीज होते हैं वो एक एंजाइम्स, एंजाइम्स का ईस्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो जो एंजाइम है कॉम्प्लेक्स, एक एंजाइम नहीं, फाइटेज अकेला नहीं, एक एंजाइम नहीं, अब जाइलेनेज नहीं, एंजाइम का कॉम्प्लेक्स और उसके साथ में ईस्ट, ईस्ट मेटाबोलाइट्स और लाइव ईस्ट का कॉम्बिनेशन, इसको आप यदि साथ में देते हैं तो उसके बाद में जो आपका फॉरेज है उस फॉरेज का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। फॉरेज का यूटिलाइजेशन बढ़ने से क्या मिलता है? एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट मतलब फॉरेज, तो कार्बोहाइड्रेट से ही हमको अल्टीमेटली ग्लूकोज मिलना है। ज्यादा प्रोपेनिक एसिड बनेगा, प्रोपेनिक एसिड जाएगा फिर टीसी साइकिल में जाएगा, टीसी साइकिल में जाकर के ग्लाइकोलाइसिस, टीसी साइकिल में जाकर के ही ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा, और वही असली चीज है ग्लूकोज जो एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड है। जैसा आपको मैंने चार्ट के थ्रू बताया था कि ग्लूकोज ही उस समय हमको सबसे ज्यादा चाहिए उसको। तो ये एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स ईस्ट, ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट अभी पीडीएस का है, ईमेट करके, काफी अच्छे रिजल्ट हमने उसके देखे, लास्ट टाइम भी देखे और इस बार भी हमने देखे, काफी अच्छे उसके रिजल्ट है। दूसरा, आयनोफोर्स का यूज जरूर करें। आयनोफोर्स जो है प्रोपेनिक एसिड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, वो बहुत अच्छा होता है। रूमेंसिन, मोनेंसिन जो है, मोनेंसिन सोडियम वगैरह है, ये आयनोफोर्स है, इसका आप यूज करें, ये काफी अच्छी चीज है जो आपको हीट स्ट्रेस से बचाने में मदद करेगी। फाइबर लेवल की यदि हम बात करें तो फाइबर गुड क्वालिटी का फाइबर होना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल फाइबर करेंगे तो ज्यादा बेटर है। प्रोटीन की यदि हम बात करें तो प्रोटीन में हमको टोटल प्रोटीन नहीं बढ़ाना है। हम यदि क्रूड प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएंगे तो इफेक्ट नहीं मिलेगा, बाईपास प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएंगे तो इफेक्ट मिलेगा हमको यहाँ पर। और जो फर्मेंटेशन मॉडिफायर जिसकी मैंने आपको बात करे, ईस्ट है और एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स है, ये हमको यूज करना चाहिए। कुछ छोटे से टिप्स हैं जो न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग में फीडिंग आप करें, थोड़ा सा 9 बजे 10 बजे ना करके थोड़ा सा और अर्ली जितना कर सकते हैं कूल आवर्स में फीडिंग करें। रात को भी थोड़ा कूल आवर्स में फीडिंग करें, दोपहर में 3-4 बजे ना करें। कॉन्सेंट्रेट की मात्रा थोड़ी बढ़ाएं, सोडियम कार्बोनेट्स बढ़ाएं, क्यों? क्योंकि सलाइवा प्रोडक्शन होना है, सलाइवा वेस्टेज होना है, बाइकार्बोनेट्स का वेस्टेज ज्यादा होना है, सलाइवा जमीन पर गिरने वाली है, तो बाइकार्बोनेट थोड़ा सा बढ़ा दें। इलेक्ट्रोलाइट्स का और विटामिन का थोड़ा सा उपयोग करें यहाँ पर। ऑर्गेनिक क्रोमियम की मात्रा बढ़ा दें, ईस्ट कल्चर या एंजाइम्स को थोड़ा सा बढ़ा करके रखें। थैंक यू वेरी मच। इसके आगे जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो इफेक्ट आते हैं वो प्रितपाल जी आपको बता